हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो के नेक्स्ट भाग को लेकर आए हैं, जिसमें कि 1000 प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा का नेक्स्ट भाग आप लोगों के लिए पेश है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेरा आज का पहला प्रश्न क्या है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस किस चीज़ की होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपयुक्त सभी की। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के भूल और प्रयास सिद्धांत को और किस उपनाम से जाना जाता है? आइए सबसे पहले उसको जानते हैं। तो इसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, SR बाउंड सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत भी, अधिगम का बंध सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो प्रयास और भूल सिद्धांत में क्या होता है कि एक बिल्ली रहती है जिसे कि पिंजरा में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे बिल्ली है, यहाँ पे एक कुंडी लगा हुआ रहता है और इसके बाहर में एक मछली को रख दिया जाता है और बिल्ली बार बार प्रयास करती है इस गेट को खोलने के लिए। यहाँ पे मछली रखा हुआ है और अंत में क्या होता है कि बिल्ली कुंडी को खोल पाती है और मछली को खा लेती है और इस प्रयास से वो कुछ सीखती भी है। तो किसका ये सिद्धांत है, प्रयास और भूल का सिद्धांत? तो थॉर्नडाइक का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान जो है वो किस अवस्था में करने लगता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो जब बालक का गर्भ में विकास होता है तो वो शारीरिक विकास किस दिशा में होता है? तो पहले सिर का निर्माण होता है और फिर पैर का निर्माण होता है, यानी कि सिर से पैर। और क्रियात्मक विकास, तो क्रियात्मक विकास शरीर के मध्य भाग से बाहर भाग की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर, पहले सिर का निर्माण फिर पैर का निर्माण। और क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? तो शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ये तो राइट आंसर हो गया। उसके बाद फिर ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन किया जाता है, ये भी सही है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ये तो इसका हो जाएगा कि इसमें बोल रहा है प्रदर्शित नहीं करता है और ये प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने
के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये हाँ में इसका आंसर होगा। और विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, याद नहीं कराना है और रट्टा भी नहीं मरवाना है। तो रटने संबंधी जो भी तथ्य आएगा वो इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसमें बोल रहा है क्या कि प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 4 में देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, कि परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ में हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबद्ध है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, विकासवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, व्यवहारवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रभावशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर देना है क्या कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में तनाव को नियंत्रित रखना सिखाना, ये तो करना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, नहीं, समकक्षियों से अलग इसको नहीं करना है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ये भी बिल्कुल ठीक है, जिसमें कि प्रतियोगिता और क्यूज कराया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी को देखिए कि गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, ये भी ठीक है कि पढ़ाई के अलावा खेल कूद में भी आनंद लेना सिखाना। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ये क्या हो जाएगा, इसका नहीं में आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। बोल रहा है क्या कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उससे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट भाग में। 1000 प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।